Okay बच्चों, last time I gave you some questions, so let's solve it in 2 minutes. सबसे पहले क्या है, सत्ता टॉपिक था। सत्ता में सत्ता के मायने हैं दबोचने वाला, गहरी लंबी नींद, गिर पड़ना, खामोशी। सबसे पहले तो दबोचने वाला किसको बोलते हैं याद करो सब। अच्छा, एक चीज याद रखना, जब भी सॉल्व करो ना क्वेश्चन, अगर ऑप्शन दे रखे ना तो उन ऑप्शन को भी रिकॉल कर लिया करो। इससे फायदा क्या होगा, जितना ज्यादा रिकॉल करोगे उतना जो है ये मेमोरी में फीड होता जाएगा, फिर इजी हो जाएगा। इसको ऑप्शंस को भी, क्योंकि ऑप्शन जो बनाए जाते हैं इसी तरीके से बनाए जाते हैं ताकि पुरानी भी रिवीजन हो जाए। सत्ता के मायने हैं दबोचने वाला, गहरी लंबी नींद, गिर पड़ना। दबोचने वाला किसको बोलते हैं, काबूस को बोलते हैं, ठीक है। गहरी लंबी नींद सुबात को बोलते हैं। गिर पड़ना किसको बोलते हैं, एपिलेप्सी को बोलते हैं, मिर्गी को। खामोशी, सत्ता के मायने होते हैं खामोशी, और एक इस पे नाम रखा गया मरीज का, ये अर्ज लाजिम पे रखा गया है क्योंकि मरीज इसमें खामोश हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन है सत्ता में गतीत। गतीत के मतलब याद है क्या बताया था मैंने, खर्राटे, खर्राटे। और खर्राटे आने का मतलब ये है कि आजा ढीले हो गए हैं, ठीक है। गतीत आने की दलील ये है कि क्या है, सॉरी आजा नहीं, आसाब ढीले हो गए हैं। गतीत आने की दलील है कि आसाब ढीले हो गए। तो सत्ता में गतीत यानी सत्ता के साथ क्या आएंगे, खर्राटे आएंगे। डी रियुस सब्यान। रियुस सब्यान का मतलब क्या है, सराय सफराबी या शयातीन या उम्मुस सब्यान। और ये बहुत रेयर किस्म है किसकी, सरा की, एपिलेप्सी की। सत्ता बिला गतीत यानी कि मरीज जो है, इसमें खराटे नहीं आते, बिला गतीत या खराटे के बिना होगा, मरीज मुर्दा की तरह पड़ा रहेगा। जागूत, काबूस को कहते हैं। काबूस का मतलब दबोचने वाला, जागूत का मतलब जो है कब्ज करने वाला, दबाने वाला। तो इसका क्या है आंसर, डी से स्टार्ट है, तो इसका ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, पहला कॉल क्या है, सत्ता का सबब है दिमाग के बतून के सुद्दे। ये करेक्ट है कि नहीं बताओ। सत्ता का सबब है दिमाग के बतून के सुद्दे, ये करेक्ट है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है असबाब में, उसके कॉज में तो ये पूछ लिया जाता है। दिमाग के बतून के सुद्दे किसका कॉज है, सत्ता का। उसके अलावा बुकरात का कॉल, सेकेंड स्टेटमेंट है, बुकरात का कॉल है कि सत्ता के मरीज को 72 घंटे तक दफन ना करें। ये किसका कॉल है, बुकरात। सबसे पहले तो ये याद रखो, ये बुकरात का नहीं जालिनूस का कॉल था। ये किसका कॉल था, जालिनूस का कॉल था। और बुकरात ने कॉल दिया था किसके अंदर, एपिलेप्सी के अंदर, जो इससे पहला टॉपिक है, जिसमें उन्होंने बोला था 5 से 25 मिनट के दौरे आते हैं बेहोशी के, और किसमें तशन्नुज के दौरे आते हैं, किसके अंदर, एपिलेप्सी के अंदर। तो ये किसका कॉल है, जालिनूस का कॉल है। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है, स्टेटमेंट 2 फॉल्स है। सत्ता में गतीत में खर्राटे आते हैं और मुंह से झाग निकलता है, अजर्शन। अजर्शन करेक्ट है। उसके बाद क्योंकि गतीत आसाब के ढीले हो जाने की दलील है, ये भी करेक्ट है। तो बोथ आर करेक्ट। assertion and reason are true. Reason is correct explanation of assertion. Next topic क्या है, सत्ता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सत्ता गर्दन के हुराम मग्ज में। एक तो ये 3 कॉल दिए थे सत्ता में, किन्होंने दिए थे, जालिनूस ने ही दिए थे, और जालिनूस ने ही ये कॉल दिया था 72 घंटे तक दफन न करे। सत्ता में जो है मेन जालिनूस का कॉल है, याद रखना है। तो जालिनूस ने बोला 3 तरीके से, अगर सत्ता गर्दन के हुराम मग्ज में है, गर्दन के हुराम मग्ज में, तो हमें पता है क्या था, तनफुस के अलावा सारे आज़ा ढीले हो जाएंगे। उसके अलावा अगर गर्दन के नीचे है तो अगर सत्ता गर्दन के हुराम मग्ज में है तो एक्सेप्ट फेस सारे आज़ा ढीले हो जाएंगे। अगर जो है सत्ता गर्दन के नीचे है तो तनफुस के अलावा सारे आज़ा ढीले हो जाएंगे। अगर नुखा के निस्फ हिस्से में है तो बदन का निस्फ हिस्सा ढीला हो जाएगा। और सत्ताए एहतकानिया को सत्ताए दिमागिया नहीं है, ये दम बिया कहते हैं। ओके, तो इसका ऑप्शन क्या है, CBAD, CBAD यानी सी करेक्ट है। सत्ता की मुद्दत होती है, सत्ता की मुद्दत होती है 5 से 72 घंटे। उसके अलावा सत्ता के मरीज को 24 घंटे के बाद उठे तो शिफा है नहीं, अगर सत्ता का मरीज 24 घंटे के अंदर उठ जाता है तो शिफा है। उसके अलावा सत्ता में कीफाल की फसद करें और नब्ज ज़ईफ मिलती है, ये करेक्ट है।
सेकेंड स्टेटमेंट करेक्ट, फर्स्ट फॉल्स। सकता वो मर्ज है जिसमें आज़ाए तनफुस के अलावा सारे आज़ा की हिस्स बाकी रहती है, क्योंकि इसमें नुखा में इंसिबाब खून की वजह से बदन की हरकत बाकी रहती है। सबसे पहले तो सकता वो मर्ज है जिसमें आज़ाए तनफुस के अलावा सारे आज़ा की हिस्स बाकी रहती है, करेक्ट है कि फॉल्स है? सारे आज़ा की हिस्स व हरकत जायल हो जाती है। उसके बाद क्या है, नुखा में इंसिबाब, और इसका कॉज क्या है, नुखा में जो है इंसिबाब खून की वजह से ये होता है, जिसकी वजह से बदन की हरकत बाकी नहीं रहती, ये जायल हो जाती है। यानी इसके अंदर एजर्शन भी रॉन्ग है और रीजन भी इसका रॉन्ग है। ठीक है, बोथ आर फॉल्स। डी, किस मर्ज में पूरी शिफा नहीं मिलती? सबसे पहले तो सकता के अलावा सरा, सुबा, जमूद तीनों में शिफा मिल जाती है, यानी डी करेक्ट है। लास्ट क्वेश्चन है, सकता में सुबात व इस्तरखा होता है, ये करेक्ट है? ये करेक्ट है क्योंकि सकता में क्या होता है, फालिज भी होता है और गहरी लंबी नींद यानी कोमा भी रहता है। तो सकता में आज़ा भी ढीले हो जाते हैं और गहरी लंबी नींद भी रहती है। मरीज अचानक बेहोश होकर गिर पड़ता है, ये भी इसके अंदर क्या है, मरीज जो है मरीज बेहोश हो जाता है, गिर पड़ता है, गिर जाता है, तो ये इसके अंदर क्या होगा, ये भी करेक्ट है। दोनों चीजें इसके अंदर करेक्ट है। Both statements are true. Now I am moving towards a topic. So the topic for today is फालिज and इस्तरखा and both are मुतरादिफ of each other. ठीक है, बुक में ऐसे ही लिखा हुआ है पर दोनों का मतलब अलग होता है। सबसे पहले तो फालिज के मुतरादिफात याद कर लो क्या होते हैं। देखो, फालिज को हम क्या बोलते हैं, मर्ज निस्फ बोलते हैं। ठीक है, अभी इसका मीनिंग इसलिए मर्ज निस्फ क्यों बोलते हैं वो बताएंगे अभी। उसके अलावा इसको अधरंग बोलते हैं, ऐसे अध रंग। ठीक है, किताब में नहीं दे रखा इसका ये नाम, तो इसको लिख लेना। मर्ज निस्फ बोलते हैं, फालिज को अधरंग बोलते हैं। उसके अलावा इसको पैरालिसिस बोलते हैं, हमें पता है, या हेमिप्लेजिया भी बोलते हैं। उसके अलावा इस्तरखा जो होता है, इस्तरखा को फ्लेक्सिडिटी बोलते हैं, फ्लेक्सिडिटी इस्तरखा को फ्लेक्सिडिटी बोलते हैं या एटोनिसिटी बोलते हैं। ठीक है, फ्लेक्सिडिटी या एटोनिसिटी का मतलब होता है ढीला हो जाना। ठीक है, मसल्स जो होती हैं वो ढीली हो जाती हैं, तो जब ढीली हो जाती हैं वो, तो क्या होता है, वो उसको इस्तरखा बोलते हैं। वो अपनी क्या छोड़ देती हैं, इस्तरखा इज द मॉर्बिड स्टेट कैरेक्टराइज्ड बाय लॉस ऑफ फर्मनेस ऑफ मसल। ठीक है, मसल जो होती है बहुत लूज हो जाती है, ढीली हो जाती है, अपनी बोन से अटैचमेंट भी छोड़ देती है। उसकी वजह से क्या होगा, वीकनेस हो जाएगी मसल की और मसल का फंक्शन लॉस हो जाएगा, मसल का फंक्शन लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो ढीली हो गई है, फ्लेक्सिडिटी हो गई है, टॉनिक हो गई है, उसको बोलते हैं इस्तरखा, ढीला हो जाना, फ्लेक्सिडिटी, एटोनिसिटी। फालिज क्या होता है, पैरालिसिस। पैरालिसिस का मतलब होता है निस्फ कर देने वाला। बुक में इसका मतलब यही दे रखा है, पैरालिसिस का मतलब, फालिज का मतलब निस्फ कर देने वाला, यानी आधा आधा कर देने वाला। क्योंकि पैरालिसिस में, फालिज में पता है ना कि या तो आधे हिस्से का पैरालिसिस होगा, कैसे होता है, पैरालाइज है तो कंप्लीट होता है, ये पार्शियल होता है ना। अगर कंप्लीट होगा तो फिर पूरी बॉडी के अंदर पैरालिसिस होगा, पार्शियल होगा, ज्यादातर जो पार्शियल ही होता है वो निस्फ कर देने वाला होता है, एक साइड का होता है। या तो क्या होगा, वो बॉडी की एक साइड पे होगा, किसी भी लेफ्ट साइड पे हो सकता है, राइट साइड पे हो सकता है, या फिर अपर बॉडी में हो सकता है, लोअर बॉडी में हो सकता है। तो इसलिए वजह से इसका नाम क्या है, मर्ज निस्फ बोलते हैं इसको, या निस्फ कर देने वाला बोलते हैं, पैरालिसिस। इसमें भी क्या होता है, लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ मसल होता है इन एनी पार्ट ऑफ बॉडी। बॉडी के किसी भी पार्ट में फंक्शन, मसल का जो फंक्शन होता है वो लॉस हो जाता है। इस्तरखा में क्या होता है, फ्लेक्सिड हो जाती है मसल, या टोनिक हो जाती है, ये ढीली हो जाती है, तो उसकी वजह से अपना फंक्शन लॉस कर देती है, क्योंकि वीक हो जाती है वो, तो उसमें भी क्या होता है, लॉस ऑफ फंक्शन हो जाता है। तो फालिज और इस्तरखा को एक दूसरे के मुतरादिफ के नाम तौर पे भी यूज किया जाता है, क्योंकि दोनों में ही फंक्शन लॉस हो रहा है। ठीक है, सिंपल सी बात याद रखो। अब हमें इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, इंपॉर्टेंट हमें जो याद रखना है, सबसे पहले फालिज का जो मतलब होता है, फालिज का मतलब होता है
फालिज का मतलब होता है निस्फ निस्फ कर देने वाला, ठीक है, निस्फ निस्फ कर देने वाला। या फिर जो फ्लेक्सिड होता है, फ्लेक्सिड का मतलब होता है ढीला हो जाना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमें याद रखने हैं। फालिज का मतलब होता है निस्फ निस्फ कर देने वाला, फ्लेक्सिड का मतलब होता है ढीला हो जाने वाला। चलो ये याद हो गया। क्वेश्चन में ये पूछा जाता है, या फिर इसके मुतरादिफ पूछ लिए जाएंगे। मर्ज निस्फ कहते हैं या अधड़ंग कहते हैं इसको, या पैरालिसिस होता है। उसके अलावा फ्लेक्सिडिटी, इस तरह भी इसको बोलते हैं, फ्लेक्सिड हो जाएगी मसल या फिर एटोनिक हो जाएगी, ठीक है। अब कॉल, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आता है, सब चीज की किसने क्या बोला है। कॉल का मतलब क्या है, किसने किस तरीके से डिफाइन किया फालिज को। समरकंदी या मुताखरीन ने जो है एक ही डेफिनेशन दी है, उसके अलावा जो है साहिब कामिल या उनको जो है क्या बोलते हैं मजूसी, अबू बिन अब्बास मजूसी ही साहिब कामिल है ना, उन्होंने एक डेफिनेशन दी है, जालिनूस ने एक डेफिनेशन दी है, ठीक है। तो यहाँ पे तीन जो हमारे अतिब्बा हैं उनके इख्तलाफ है। समरकंदी ने क्या बोला कि सर से पैर तक के सारे आजा ढीले हो जाते हैं, उसको फालिज बोलते हैं। स्टार्टिंग से सर से पैर तक के सारे आजा ढीले हो जाएंगे, उसको फालिज बोलेंगे, ठीक है। साहिब कामिल बोलते हैं या मजूसी, अब्बू बिन अब्बास मजूसी बोलते हैं, एक्सेप्ट हेड, बदन का एक तरफ का तमाम हिस्सा के आजा ढीले हो जाएंगे तो उसको फालिज बोलेंगे। जालिनूस क्या बोलते हैं, जालिनूस बोलते हैं, तीन तरीके से इसको डिफाइन करते हैं। जालिनूस बोलते हैं कि दिमाग के पिछले हिस्से में होगा, अगर दिमाग का जो पिछला हिस्सा है उसके निस्फ में होगा तो उसको फालिज बोलेंगे, अगर पूरे हिस्से में होगा तो उसको बोलेंगे सक्ता। दिमाग के पिछला जो हिस्सा है उसको, उसमें भी दो तरीके से, अगर निस्फ हिस्सा होगा तो उसको फालिज बोलेंगे, पूरा हिस्सा होगा तो उसको सक्ता बोलेंगे। उन्होंने फिर बोला कि मब्दाउल नुखा यानी स्पाइनल कॉर्ड में अगर कोई आफत आ जाती है, अगर स्पाइनल कॉर्ड के स्टार्टिंग में इब्तिदा में आफत आती है तो उसमें क्या होगा, एक्सेप्ट फेस, तमाम बदन का इस्तरखा या ढीला हो जाना होगा, मतलब कि फेस के अलावा तमाम बदन में फालिज होगा। सिंपल याद रखो, ठीक है। अगर जो है कोई आफत निस्फ हिस्से में आती, आधे हिस्से में आएगी तो उस हिस्से में ही फालिज होगा। उसके बाद उन्होंने जो तीसरी तरह से उसको डिफाइन किया है, मब्दउल नुखा के नजदीक दिमाग के हिस्से जो हैं, मब्दउल नुखा यानी स्पाइनल कॉर्ड के नजदीक जो दिमाग के हिस्से हैं, अगर दोनों हिस्सों में हुआ है तो उसको सक्ता बोलेंगे, और अगर एक हिस्से में हुआ है तो फालिज बोलेंगे। इसको दोबारा पढ़ लेता है। सबसे पहले तीन तरीके से कॉल दिए हैं तो सिंपल है। समरकंदी या मुताखरीन ने जो कॉल दिया है उन्होंने बोला सर से पैर तक पूरा, इन्होंने एंटायर, समरकंदी ने एंटायर बोला, पूरा, ठीक है, पूरी तरीके से सर से पैर तक तमाम हिस्से ढीले हो जाएंगे। साहिब कामिल उन अबू बिन अब्बास मजूसी ने बोला फेस हटा दो और एक तरफ का निस्फ हिस्सा एक्सेप्ट फेस, ठीक है। सिर्फ उन्होंने बोला बॉडी का निस्फ हिस्सा डैमेज होगा, बॉडी का निस्फ हिस्सा, आधा हिस्सा डैमेज होगा, यानी कि ढीला हो जाएगा। समरकंदी का याद हो गया, समरकंदी ने पूरे एंटायरली बोला, पूरा बोला। अबू बिन अब्बास मजूसी या साहिब कामिल ने बोला कि निस्फ हिस्सा, एक ही साइड, हेड भी नहीं, हेड भी नहीं, सिर्फ बॉडी का एक तरफ का हिस्सा। उसके बाद जो जालिनूस बोलते हैं तीन तरीके से। उन्होंने बोला अगर पहले तो दिमाग का पिछला हिस्सा लो, अगर आधे में होगा, निस्फ में होगा तो फालिज, पूरे हिस्से में होगा सक्ता। अब लास्ट पॉइंट भी ये है, नुखा में भी निस्फ हिस्से में होगा, मतलब कि एक हिस्से में होगा तो उसको बोलेंगे फालिज, और दोनों हिस्से में होगा सक्ता, नुखा में भी और दिमाग में भी, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने जो है उसके मब्दउल नुखा, ये तो नुखा के नजदीक है ना, और बिल्कुल नुखा में जो होगा, अगर वहां पे आफत आ रही है कोई एक हिस्से में, अगेन निस्फ हिस्से में, तो उसको फालिज बोलेंगे। और अगर सिर्फ उसकी इब्तिदा में आ रही है, स्टार्टिंग में आ रही है, तो फिर उसको क्या बोलेंगे, फेस के अलावा तमाम बॉडी के आजा ढीले हो जाएंगे, मतलब एक्सेप्ट फेस, पूरी बॉडी का पैरालिसिस होगा, फालिज होगा। और अगर निस्फ हिस्से में है तो सिर्फ उसी हिस्से में फालिज होगा, ठीक है, याद हो गया। सबसे पहले क्या बोला जालिनूस ने, दिमाग के पिछले हिस्से में, दिमाग का तीन तरीके से डिवाइड कर लिया। एक तो पिछले हिस्से की उन्होंने बात की, अगर निस्फ में होगा तो फालिज, पूरे हिस्से में होगा सक्ता। नुखा के नजदीक भी निस्फ हिस्से में होगा, एक हिस्से में होगा फालिज, दोनों हिस्से में होगा सक्ता। उसके बाद अगर उन्होंने बोला मब्दउल नुखा में
कोई आफत आ रही है अगर स्टार्टिंग में, इब्तिदा में, तो फिर फेस हटा दो, फेस के अलावा तमाम हिस्से में फालिज होगा, और निस्फ हिस्से में होगा तो उसी हिस्से की तरफ फालिज होगा। ये क्लियर? चलो, ये था जो उन्होंने कॉल दिए। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या बचा, उसकी टाइप्स पता करना और उसके असबाब पता करना और अलामात पता करना। ठीक है, फालिज के असबाब में जो मेन पॉइंट याद रखना है कि किस वजह से होता है, किस कॉज की वजह से होगा। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट है, फालिज में अगर रुतूबत ली जाती है तो दो मेन रुतूबत की वजह से ये होता है, बलगमी या दमवी। ठीक है, फ्लेमेटिक पैरालिसिस या सैंगुइनियस पैरालिसिस होता है। तो अगर ये बलगम और दम की वजह से हो रहा है तो फिर क्या होगा, वो रुतूबतें बतून दिमाग से बदन के एक तरफ के आसाब की मबदा में, ठीक है, गिर पड़ती हैं। सिंपल सी बात है, बतून दिमाग में, अगर ये दिमाग में ये रुतूबत आ जाती है, रुतूबत होती है, बलगम और दम, वो वहां से दिमाग के बतून से कहा, बदन के एक तरफ के आसाब में गिर पड़ती है। ये तरीका है उसका, और उसकी वजह से वो नासाब को डैमेज कर देती है और उसकी वजह से क्या होगा, पैरालिसिस हो जाता है। तो यानी दो ही खिल्त इंपॉर्टेंट है इसके अंदर। सबसे पहला कॉज है रुतूबत दिमाग, उसके बाद क्या है, दिमाग की शरियान का फट जाना। ये तो हमें पता ही है, तुमने सुना ही होगा कि फालिज हो गया क्योंकि वो जो है दिमाग की रगें फट गई हैं, शरियान फट गई है। तो बहुत कॉमन सा जो है जनरल जो है, हम जो है लोगों को भी कहते हुए सुना होगा कि दिमाग की रग फट गई है, फालिज हो गया है, पैरालिसिस हो गया है। तो दिमाग की शरियान के फट जाने को बोलते हैं निस्फ दिमाग। ठीक है, निस्फ दिमाग। अब निस्फ दिमाग जो है, अगर वो हुआ निस्फ दिमाग की वजह से या दिमाग की शरियान के फट जाने की वजह से, तो फालिज से पहले सकता होगा। ये साइन है, अगर किसी को जो है निस्फ दिमाग की वजह से हो रहा है, यानी दिमाग की शरियान फट गई है, उसकी वजह से पैरालिसिस हो रहा है, तो उसके पहले इंसान किस स्टेट में जाएगा, सकता की स्टेट में जाएगा। ठीक है, दूसरा, अगर शरियान जो है बंद हो गई है, और शरियान बंद क्यों होगी, ऑब्वियसली किसी सुद्दे की वजह से बंद होगी, यानी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से बंद होगी, है ना। शरियान बंद क्यों होगी, किसी सुद्दे की वजह से। अगर सुद्दे की वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो गया है या शरियान बंद हो गई है, तो फिर क्या होगा, अचानक से होगा, जो पैरालिसिस होगा वो अचानक होगा, कुछ नहीं होगा, उस सकता वक्ता कुछ नहीं होगा, उसके पहले वो एकदम से सीधे इंसान पैरालिसिस के स्टेट में चला जाएगा, फालिज के स्टेट में चला जाएगा। और ये मोस्टली कैसे होता है, राइट साइड पे होता है। इसके अंदर ऑस्कल्टेशन पे, जब चेस्ट का ऑस्कल्टेशन किया जाएगा, एग्जामिनेशन किया जाएगा, या इम्तिहान बिल समा किया जाएगा, तो अमराज समामत कल्ब यानी कि लोकेटरी प्रॉब्लम्स मिलेगी, लोकेशंस की, कि एपेक्स बीट या जो भी बीट्स हैं वो अलग लोकेशन पे सुनाई देगी, डिफरेंट लोकेशन पे। क्यों? क्योंकि आजा ढीले हो गए हैं। आजा के ढीले होने की वजह से हार्ट भी डिसलोकेट हो जाएगा। हार्ट डिसलोकेट हो गया तो उसके अंदर अमराजे समामात कल्ब मिलेंगे। ठीक है, किसके अंदर, अगर सुद्दों की वजह से हो गया है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुआ है। तो ये बुक में दे रखा है, इस तरीके से याद करना है। दोबारा से देख लेते हैं। 3 मैंने कॉज बताए हैं, 3 असबाब बताए। सबसे पहले तो रुतूबत की वजह से होगा। अगर रुतूबत की वजह से हुआ तो 2 मेन रुतूबत होती है, बलगमी और दमवी रुतूबत। ठीक है, तो उसकी वजह से फ्लेमेटिक पैरालिसिस होगा या सैंगुइनियस पैरालिसिस होगा। ठीक है, अगर सिंपल सी बात है, ये जो खिल्त होती है, रुतूबतें होती है, दिमाग के बतून से निकलकर आसाब की तरफ पहुंचती है और उन पर गिर पड़ती है। उसके बाद जो है ये हो सकता है, रुतूबत के अलावा शरियान फट गई है दिमाग की, शरियान फट गई है, उसको क्या बोलते हैं, नुस्फ दिमाग। ठीक है, नुस्फ दिमाग की वजह से अगर ये हुआ है तो सकता होगा, फालिज से पहले सकता होगा। और अगर सुद्दे की वजह से हुआ है तो अचानक से होगा, ये ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से हुआ है, ये शरियान के बंद होने की वजह से हुआ है, ये अचानक से होगा और मोस्टली राइट साइड का होगा। ऑस्कल्टेशन पे इसके अंदर क्या मिलेगा, अमराज समामात कल्ब यानी कि लोकेशन की प्रॉब्लम्स मिलेंगी, अमराज मिलेंगे हार्ट के। ठीक है, ये था असबाब। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज क्या है इसके अंदर, टाइप्स पता होना चाहिए। टाइप्स में इसमें है फालिज मकामी। एक तो क्या होता है, हमें पता है फालिज कंप्लीट हो सकता है, फालिज क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है या फिर पार्शियल हो सकता है, जनरलाइज्ड हो सकता है या लोकेटरी हो सकता है, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे। तो इसी के बेस पे फालिज को जो है टाइप्स दी गई है। मकामी,
सबसे पहली टाइप क्या, मकामी। मकामी पता है एक पर्टिकुलर मकाम पे होगा, यानी कि ये कैसा होगा, लोकेटरी होगा, ठीक है। इसको लोकेट किया जा सकता होगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा। अगर हाथ का पहले से तो सिंपल हाथ में होगा, हाथ की उंगलियों में होगा और कहीं नहीं होगा। फालिज इतराफी, फालिज इतराफी यानी पेरिफेरल पैरालिसिस बोलते हैं इसको, जो पेरिफेरी में होगा, नीचे के हिस्से में होगा, बॉडी के पेरिफेरी में होगा, उसको फालिज। इंपॉर्टेंट ये मुतरादिफ याद रख लेना, उसको बोलते हैं फालिज तहतानी की बुक में नहीं लिख रखा है तो इसको ठीक है, फालिज तहतानी बोलते हैं उसको, या फिर क्या बोलते हैं, फालिज असफल। फालिज ये तो बुक में लिख ही रखा है, ठीक है। फालिज तहतानी जो है बुक में नहीं दे रखा, इंपॉर्टेंट मुतरादिफ है, इसके याद कर लो। फालिज तराफी क्या होता है, पेरिफेरल पैरालिसिस होता है, पेरिफेरी में होता है ये। फालिज निस्फी तो हमें पता है ये बॉडी के एक हिस्से में होगा, या इसको लकवा भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, फालिज आम। फालिज आम यानी जनरलाइज, पूरी बॉडी में होगा, ठीक है। पैरालिसिस मकामी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे होगा, जो अतराफी है पेरिफेरी में होगा। फालिज निस्फी जिसको लकवा बोलते हैं वो किस में होगा, एक साइड पे बॉडी के। अब जो है फालिज को फालिज निस्फी या लकवा कब बोलते हैं, जब बदन का आधा हिस्सा लंबाई में और जबान मफलूज हो जाती है। जबान भी मफलूज होगी, ठीक है, किसी किसी की जबान एक साइड से लटकी हुई दिखेगी, और बदन का आधा हिस्सा। हमें पता है लकवा की डेफिनेशन, फालिज निस्फी की डेफिनेशन, उसको तभी फालिज निस्फी बोलते हैं, लकवा बोलते हैं, वरना उसके दूसरे नाम आ जाते हैं। हमने दूसरे नाम देख लिए कौन कौन से होते हैं। उसके बाद अगर अजू की हरकत जायल होगी, अगर हरकत जायल होगी, पॉइंट क्या है, अगर हरकत जायल होगी तो उसको बोलते हैं इस्तरखा या फालिज। क्यों जायल हो रही है हरकत, क्योंकि या तो इस्तरखा में आजा ढीला हो गया है, मतलब कि उजू ढीला हो गया है, उसके अजलात मसल्स ढीली हो गई हैं उसकी बेसिकली, तो फिर वो काम नहीं कर पाएंगी। या फिर फालिज में क्या होगा, मसल का फंक्शन लॉस हो जाएगा। किस वजह से, उजू के ढीले होने की वजह से भी हो सकता है, रुतूबत की वजह से भी हो सकता है, शरीयान के फटने की वजह से भी हो सकता है, या फिर जो है ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है। मसल का फंक्शन, वहां की नर्व्स काम, जब तक उसको ब्लड नहीं मिलेगा, क्यों, शरीयान के फटने और ये सब होने की वजह से क्या होगा कि उसको ब्लड सर्कुलेशन खत्म हो जाएगा, आसाब तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, उजू तक ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो वहां का मसल का फंक्शन लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से क्या होगा, उजू की हरकत जायल हो जाएगी, तो उसको फालिज बोलेंगे। उजू की अगर हिस्स जायल होती है तो उसको खुद्र बोलते हैं, या नमनेस या हाइपोएस्थीसिया बोलते हैं, ठीक है। लॉस ऑफ सेंसेशन लॉस हुई तो फिर उसको क्या बोलेंगे, खुद्र बोलेंगे। लॉस ऑफ फंक्शन हुआ तो उसको क्या बोलते हैं, इस तरह का। तो ये था फालिज के बारे में। एक पॉइंट जो है मैंने इसके अंदर लिखा नहीं, पर याद रखो, फालिज में हम करते क्या है, इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे। ट्रीटमेंट करा जाता है, पहले क्या कराया जाता है, अगर मवाद की वजह से हो रहा है, खिल्त की वजह से हो रहा है, तो नुजुज मवाद कराएंगे, पहले नुजुज कराएंगे, यानी मवाद को पकाएंगे, मवाद, फिर उसके बाद हुक्ना कराएंगे, देन हुक्ना, ठीक है। ओके, लेट्स समराइज दीज पॉइंट्स क्विकली in Rahbari Molajat book. Nobody answered me the question I asked in epilepsy last time, in last video. I wanted the answer of the तशन्नुज इर्तिजाजी. What is तशन्नुज इर्तिजाजी? इसका मतलब होता है कि वो तशन्नुज जिसमें आजा, तशन्नुज इर्तिजाजी, जी, वो तशन्नुज जिसमें आजा इजीली फैल जाए, ठीक है। तो ये तशन्नुज होता है। फॉर एग्जाम्पल जमाई जब लेता है कोई, जब जमाई लेता है तो जबड़े के जो आजा होते हैं इजीली फैल जाते हैं। जमाई में क्या होता है, जबड़े के आजा इजीली फैल जाते हैं, तो उसको बोलते हैं तशन्नुज इर्तिजाजी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे जो मेन टॉपिक था आज का उस पे, ठीक है। ट्राई टू डू योर होमवर्क ना, इससे क्या होगा ना कि अच्छा लगेगा मुझे, किसी ने भी आंसर दिया होता ना तो अच्छा लगता। खैर, फालिज व इफ्तरखा,
आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, फालिज पढ़ा, इस्तरखा पढ़ा। मैंने क्या बताया था सबसे पहले, फालिज के जो मुतरादिफ बताए थे। फालिज के मुतरादिफ फालिज निस्फी बोलते हैं इसको, और क्या बोलते हैं, फालिज निस्फी के अलावा इसको बोलते हैं अड़ंग एंड इस्तरखा। ठीक है, फालिज के मायने होते हैं निस्फ कर देने वाला, इस्तरखा के मायने होते हैं ढीला कर देने वाला। ये हम लोगों ने पढ़ लिया। अब समरकंदी का कॉल है, साहिब कामिल का कॉल है, जालिनूस का कॉल है। समरकंदी ने जो कॉल दिया, लंबाई से बदन की तरफ जो भी तमाम आज़ा होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, उसको फालिज कहते हैं। और मुताखरीन ने भी यही बोला। साहिब कामिल अली बिन अब्बास मजूसी ने बोला कि जो है बदन के एक तरफ के जो आज़ा ढीले हो जाते हैं उसको फालिज बोलते हैं। ठीक है, और जालिनूस ने इसकी तारीफ 3 तरीके से की। समरकंदी ने क्या बोला, लंबाई में, लेंथ में। समरकंदी ने बोला लेंथ में जो है आधा ढीले हो जाते हैं उसको फालिज बोलते हैं, और ये भी बदन के एक तरफ से सर से पैर तक के होते हैं। इसके अलावा साहिब कामिल ने बोला सर के अलावा, सर को छोड़ दो, सर के अलावा जो है बदन के एक तरफ के आधा ढीले हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम फालिज बोलते हैं। जालिनूस ने इसको 3 तरीके से बोला। अगर दिमाग के पिछले हिस्से के निस्फ में कोई आफत आ गई है तो उसे क्या बोलेंगे, फालिज बोलेंगे। और अगर कोई आफत, अगर जो है पूरे हिस्से में आफत रह गई है तो उसको बोलते हैं सक्ता। पूरे हिस्से में आफत होगी तो सक्ता, नहीं तो उसको फालिज बोलेंगे। उसके बाद उन्होंने बोला अगर मब्दउल नखा में कोई आफत आ गई है तो चेहरे के अलावा सारे आज़ा ढीले हो जाएंगे, लेकिन अगर मब्दउल नखा के निस्फ में कोई आफत आ गई है तो सिर्फ एक हिस्से का फालिज होगा, यानी कि निस्फ में होगा अगर तो सिर्फ एक हिस्से का फालिज होगा, नहीं तो फिर क्या होगा, तमाम चेहरे के अलावा तमाम बदन के आज़ा ढीले हो जाएंगे। उसके अलावा उन्होंने बोला कि अगर मब्दउल नुखा के नजदीक कोई बीमारी हो गई है, दिमाग के दोनों हिस्सों को अगर उसने ले लिया तो सकता, एक हिस्से को ले लिया तो सिर्फ उस हिस्से का फालिज। फालिज की अकसाम, फालिज मकामी, फालिज निस्फी जिसको क्या बोलते हैं, लकवा भी बोलते हैं, फालिज इतराफी, फालिज असफल या फालिज तहतानी जो कि तह में होता है, तहतानी यानी पेरिफेरल। ये मैंने बताया था कि कैसा होता है, एक मकाम पे होता है, ये निस्फ आधे हिस्से में होता है उसको लकवा भी बोलते हैं, पूरे बॉडी में होता है उसको फालिज आम बोलते हैं। फालिज इतराफी जो पेरिफेरी में होता है, फॉर एग्जाम्पल जो टांगों को, मिकद को, मसाने को जो ले लेता, पकड़ लेता है उसको बोलते हैं फालिज असफल या फालिज तहतानी। उसके बाद जो है फालिज से मुराद जो है फालिज निस्फी, मेन जो फालिज निस्फी ही होता है, यही मेन फालिज माना जाता है, जिसमें क्या होता है बदन का आधा हिस्सा लंबाई में और जबान मफलूज हो जाती है, इसी को लकवा बोलते हैं। किसी उजू की अगर हरकत जाहिर हो जाएगी तो उसको फालिज इस्तरखा बोलेंगे, और अगर उसकी हिस्स खत्म हो जाएगी तो उसको क्या बोलेंगे, खुद्र बोलेंगे या हाइपोस्थेसिया बोलेंगे। फालिज के अहम असबाब बलगमी या दम भी होते हैं। ये रुतूबतें बतून दिमाग से बदन के एक तरफ के आसाब के मबदा में फैल जाती हैं। उसके बाद नस्फ दिमागी या फिर जो है शरियान के फट जाने, इसके फट जाने की वजह से जो फालिज होगा उसकी अलामत ये है कि पहले सख्ता होगा उसके बाद फालिज होगा। और अगर दिमागी शरियान बंद हो गई है, यानी कि सुद्दे की वजह से या ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से कोई फालिज होगा तो अचानक से फिर क्या होगा, अचानक से ये फालिज पैदा होगा और जिस्म के मेन राइट साइड को इफेक्ट करेगा और क्या करेगा, इम्तिहान बिल समा यानी कि ऑस्कल्टेशन के टाइम पे क्या होगा, अमराजे समामात कल्ब यानी कि ऑस्कल्टेटरी प्रॉब्लम्स लोकेट करने में उसको जो है उसकी जो बीट्स हैं, ऑस्कल्टेटरी साउंड्स हैं, उसमें दिक्कत, अमराज की निशानियां मिलती हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है। तो ये टॉपिक था, हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स द क्वेश्चन। ठीक है, उन क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, उनको करो, मुझे कमेंट में आंसर करो, देन आई विल बी हैप्पी विद यू ऑल। ओके।